अगर ITR3 ITR4 फाइल करते हो तो फाइनल अकाउंट बनाना आप बिल्कुल मिस ना करना। फ्यूचर में आपको किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि होम लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, व्हीकल लोन हो गया, तो ऐसे केसेस में ITR का कॉपी तो आपको लगता ही है, साथ साथ में फाइनल अकाउंट और कंप्यूटेशन भी बैंक आपसे मांगता है। तो इसीलिए ITR3 या ITR4 जो कि बिजनेस का ITR होता है, उसको अगर आप फाइल करते हो तो फाइनल अकाउंट आपको जरूर बनाना है। अब मान लो कि आपका स्मॉल बिजनेस है, अकाउंटिंग आप मेंटेन नहीं करते हो, तो कैसे ITR फाइल करने के साथ साथ आप फाइनल अकाउंट बना सकते हो। 2 पार्ट में पूरा डेमो दिखाऊंगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कुछ ही मिनटों में आप कैसे फाइनल अकाउंट बना सकते हो ITR3 के लिए, ITR4 के लिए, और पार्ट 2 में बताऊंगा कि किस तरीके से आप ITR3 या ITR4 फाइल कर सकते हो, जो डेटा अभी हम बनाएंगे उसके आधार पर। फिलहाल जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाते हैं। इस तरीके से देखिए हमने फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट बना कर रखा हुआ है, जहां पर ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट और कंप्यूटेशन। ये 4 पार्ट आपको जरूर बना लेना है। सिंपल तरीके से बनाओगे तो आपको इस तरीके से दिख जाएगा। बहुत ही आसान है, एक्सेल में आप आसानी से बना सकते हो। इनकेस अगर आपको रेडीमेड फॉर्मेट चाहिए तो जो एडवांस वर्जन है, जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कंप्यूटेशन, डिप्रिसिएशन, पर्सनल ट्रांजेक्शन, फिर इन्वेस्टमेंट, बैंक डिटेल्स, लोन बैलेंसेस, डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। अब फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल है, हमने बना लिया हुआ है। अब इसको भरना कैसे है उसका डेमो दिखा देता हूँ। अब स्मॉल बिजनेस के लिए है, ये तो मैंने बता दिया। यहाँ पर 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा स्मॉल बिजनेस को। पहला कैटेगरी ऐसा है जो कि कोई गुड्स या कोई प्रोडक्ट परचेस करता है और फिर उसको सेल करता है, और दूसरा कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो सर्विस देते हैं। अब अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हो तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट और कंप्यूटेशन बनाना है, और अगर सेकंड कैटेगरी में आते हो जो सर्विस देते हैं तो आपको सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कंप्यूटेशन बनाना है। तो स्टार्ट ट्रेडिंग अकाउंट से करते हैं। मान लो कि आप कोई गुड्स या प्रोडक्ट बाय या सेल करते हो, तो सबसे पहले ये सारा डिटेल मैं हटा देता हूं ताकि स्टार्ट से मैं आपको भरना सिखा दूं। अब पूरा हमने ब्लैंक कर दिया हुआ है। सबसे पहले तो ऊपर देखिए ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, यहाँ पर आप अपने बिजनेस का नाम इंटर कर दो। बिजनेस का नाम आपने नहीं रखा हुआ है तो आप अपना खुद का नाम इंटर कर सकते हो, जैसे हमने टैक्स फाइलिंग स्कूल लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे वाले रो में आपको जो साल का आखिरी दिन है वो मेंशन करना है। अभी जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का है, तो आखिरी दिन होता है 31 मार्च 2026। उसके बाद नीचे आओगे। अब सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक का डिटेल हम इंटर करेंगे। जब साल शुरू होता है मतलब 1 अप्रैल को, तो उस दिन हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल था उसका अमाउंट हमें यहाँ पर इंटर करना है। अगर आप परचेस और सेल कर रहे हो तो हो सकता है कि कुछ स्टॉक आपके पास बचा हुआ होता है साल के आखिरी दिन में, तो जब नया साल शुरू होता है तो वो अमाउंट आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। मान लो जब साल शुरू हुआ तो उस समय हमारे पास 3 लाख रुपए के आसपास का स्टॉक अवेलेबल था। उसके बाद अब हम परचेस दिखा देते हैं। पूरे साल भर में हमने कितना परचेस किया हुआ है। अब देखिए परचेस और सेल और उसके अलावा पार्टी को कितना देना है और पार्टी से कितना लेना है, ये 4 रिकॉर्ड तो सब मेंटेन करते हैं, भले चाहे कितना भी छोटा बिजनेस हो। तो पूरे साल भर में आपने कितना परचेस किया हुआ है ये आप कैसे पता लगा सकते हो। मान लो कि आप बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हो तो कितना पेमेंट आपने पूरे साल भर में पार्टी को दिया हुआ है और कितना बैलेंस है उसको जोड़ के भी पता लगा सकते हो। या आप डेली परचेस करते हो तो भी आप अमाउंट उस हिसाब से कैलकुलेट करके साल का निकाल सकते हो। तो आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है जिससे आप पूरे साल भर का परचेस का अमाउंट निकाल सकते हो उसको यूज कर लेना। मान लो कि हमने 35 लाख का माल पूरे साल भर में खरीदा। अब जो माल हमने खरीदा हुआ था उसमें कुछ डिफेक्टिव हो गया या कोई ऐसा रीजन था जिसकी वजह से उस माल को हमें वापस करना पड़ा है, तो जो रिटर्न का अमाउंट होगा उसे हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। हमारे केस में हम मान लेते हैं हमने कुछ भी रिटर्न नहीं किया हुआ है, ठीक है। आपके केस में होगा तो आप इंटर कर दीजिएगा। अब ओपनिंग स्टॉक और परचेस हमें पता चल गया है। अब हम दिखाएंगे सेल। अब सेल आपको कैसे पता चलेगा? सेल भी आपको अपने बैंक स्टेटमेंट से पता चल सकता है। आपको पूरे साल में कितना पैसा आया हुआ है, उसमें से कितना पैसा पिछले साल का था, कितना इस साल का था, कितना अभी पेंडिंग है मतलब बैलेंस बचा हुआ है आना। तो ये कैलकुलेशन करके भी आपको पता चल जाएगा कि इस साल में आपने कितना सेल किया हुआ है। अदरवाइज अगर आप अपने सेल का रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, कहीं पर नोट डाउन करते हो, तब भी आपको आसानी से पता चल जाएगा। बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू अगर आपका सेल होता है तब भी आपको आसानी से पता चल जाएगा। मान लेते हैं हम 50 लाख का हमने पूरे साल भर में सेल किया, ठीक है। इस तरीके से हमने इंटर कर दिया। अब हमने सेल तो किया,
लेकिन कुछ प्रोडक्ट हमें रिटर्न वापस आ गया है पार्टी के पास से, तो उसको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे केस में नहीं आया है, ठीक है, तो नेट सेल यहाँ पर आ गया है, ओपनिंग स्टॉक आ गया है, परचेस आ गया है, सेल भी आ गया है। अब हमें लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या है? जो साल का आखिरी दिन है, जैसे कि हमारे केस में 31 मार्च 2026 है, तो इस दिन में कितना स्टॉक हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है जो कि सेल नहीं हो पाया, तो उसका अमाउंट हम इंटर कर देंगे। मान लो इस दिन में 4.5 लाख रुपए का स्टॉक बच गया था। अब ये जो स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक, ये जब अगले साल का बुक हम बनाएंगे 2027 का, तो ये अमाउंट ही ओपनिंग स्टॉक में चले जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हमने यहाँ पर इंटर कर दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, जैसे कि फ्रेट एंड कैरीज इनवर्ड, जो भी आप माल बेचते वगैरह हो, अगर आप पेमेंट करते हो ट्रांसपोर्टेशन का, फ्रेट वगैरह आप यहाँ पर दिखा सकते हो। कोई लेबर वगैरह आपने लगाया हुआ है लोडिंग अनलोडिंग के लिए या डिलीवरी के लिए, तो उसका वेजेस दिखा सकते हो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है सेल में या परचेस में, ठीक है। पावर एंड फ्यूल, पैकिंग चार्जेस, फैक्ट्री एंड अदर एक्सपेंसेस, तो ये सब कुछ आप दिखा सकते हो यहाँ पर। ऐसे ही हम डेमो के लिए अमाउंट इंटर कर देते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस हमने यहाँ पर दिखा दिया। अब नीचे आओगे तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिख जाता है। अगर आपका सेल कम है, परचेस ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर लॉस दिखेगा। अगर परचेस कम है, सेल ज़्यादा है, तब आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिखेगा। नीचे आप देख सकते हो टोटल अमाउंट हमें दिख रहा है। ये जो टोटल अमाउंट है टैली होना चाहिए। नीचे देखिए हमारे कैलकुलेटर में लिख कर आ रहा है कि टैली है, ठीक है। टोटल अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट आप भर सकते हो। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और साथ ही साथ जो ये फिनिश गुड्स है 4,50,000 का, ये भी आपके बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बैलेंस शीट हमने ओपन किया और यहाँ पर आप देख सकते हो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ऑटोमेटिकली आ गया है। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब ऐसा बिजनेस जो गुड्स या प्रोडक्ट बाय सेल करता है, उसको ट्रेडिंग अकाउंट इस तरीके से भर देना है। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। अब आगे का जो प्रोसेस दिखाऊंगा, यहाँ पर जो सर्विस वाले होते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। सबसे ऊपर तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ, यहाँ पर आप अपने बिजनेस का नाम लिख देना। फिर उसके बाद जो आखिरी दिन है साल का, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, जैसे कि हमारे केस में है। अब स्टार्ट सर्विस वाले से ही करते हैं। मान लो कि आप कोई सर्विस देते हो, तो जिस तरीके का भी आपका सर्विस होगा उसको आप यहाँ पर मेंशन कर देना। हमने जैसे प्रोफेशनल इनकम रखा हुआ है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। कोई फ्रीलांसिंग की सर्विस दे रहा है, कोई कमीशन बेस पर काम कर रहा है, कोई कैब ड्राइवर है, तो कुछ भी हो सकता है। वो अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर देना। मान लो साल भर का 5 लाख रुपया आया है, इस तरीके से हमने मेंशन कर दिया। आपका जो अमाउंट होगा आप मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आओगे, अदर इनकम में आप कमीशन रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। अब रेंट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है या कोई डिविडेंड रिसीव हुआ है, ये सारा बिजनेस से रिलेटेड होगा तभी इंटर करना है। अदरवाइज मान लो कि आपको कोई पर्सनल रेंट रिसीव हो रहा है या पर्सनल अकाउंट से इंटरेस्ट मिल रहा है या पर्सनल अकाउंट का डिविडेंड है, तो उसको आप मत मेंशन करिएगा। वो कहाँ मेंशन करना है आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बिजनेस के नाम पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बिजनेस के नाम पर आपको कमीशन रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव हो रहा है किसी भी चीज़ का, मान लो कि आप कोई बिजनेस करते हो इक्विपमेंट का और इक्विपमेंट आपने रेंट पर दे दिया हुआ है, तो वहाँ से रेंट आएगा तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो, है ना। मान लो बिजनेस के नाम पर आपने एफडी रखा हुआ है, तो उससे जो इंटरेस्ट आएगा उसको आप दिखा सकते हो। बिजनेस के नाम पर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है शेयर मार्केट में, वहाँ से डिविडेंड आ रहा है तो आप दिखा सकते हो। जब इनकम आ जाएगा तो अब आपको यहाँ पर एक्सपेंसेस दिखाना है। अब एक्सपेंसेस दिखाने का तरीका दोनों भी केसेस में लगभग सेम होगा। मान लो कि आपके पास एम्प्लॉई है, आप सैलरी दे रहे हो, तो सैलरी का अमाउंट इंटर कर दो। ऑफिस या कोई फैक्ट्री वगैरह या कोई गोडाउन आपने रेंट पर लिया हुआ है, तो उसका अमाउंट आप इंटर कर दो। या मान लो कोई इक्विपमेंट आपने लिया हुआ है अपने बिजनेस के लिए रेंट पर, तो कुछ भी अगर रेंट पर होगा तो उसका टोटल अमाउंट आप यहाँ पर मेंशन कर देना। आप चाहो तो अलग अलग भी दिखा सकते हो, जैसे कि ऑफिस आपने लिया हुआ है उसका रेंट अलग दिखा दो, और कोई सामान लिया हुआ है रेंट पर उसका रेंट आप अलग से दिखा दो, ठीक है। इसको जैसे कि मैंने आपको बताया रिव्यू में जाकर अनप्रोटेक्ट कर देना और इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हमने दिखा दिया। उसके बाद दूसरे बहुत सारे यहाँ पर एक्सपेंसेस हैं जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा, आप इंटर कर दीजिएगा। मान लो यहाँ पर ऐसे ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि आपके केस में नहीं है, लेकिन आपके केस में दूसरे कुछ ऑप्शन है, तो उनको आप यहाँ पर ऐड करके अमाउंट दिखा दीजिएगा। तो इस तरीके से हमने दिखा दिया। मान लो कि एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं पता है इन सब का,
जो एक्सपेंसेस होते हैं। तो ऐसा अमाउंट आप इंटर करिएगा जिसको आप जस्टिफाई कर पाओ। मान लो आपके ऑफिस में आप कहीं पर बाहर जाते हो तो वहाँ पर खाने पीने के लिए या चाय वगैरह के लिए आप एक्सपेंसेस यूज़ करते हो, तो आपको एक अंदाज़ा होता ही है कि हाँ दिन भर में यहाँ पर 300 खर्च होता है, 400 होता है या 1000 होता है। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का तो आप आसानी से निकाल सकते हो, टेलीफोन का भी आप आसानी से निकाल सकते हो। उसके अलावा देखिए एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, ट्रैवलिंग भी देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में होता ही है, तो ये सब भी आप दिखा सकते हो। एडवर्टाइजमेंट का हो सकता है। फिर अगर आपने लोन वगैरह लिया हुआ है तो जो बैंक के चार्जेस होते हैं या फाइनेंशियल चार्जेस या इंटरेस्ट, उसको आप दिखा सकते हो। इंटरेस्ट आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्टली दिखा सकते हो, अदरवाइज हमने इस तरीके से अलग से एक शीट बनाया हुआ है। ये देखिए लोन बैलेंसेस का, यहाँ पर डिटेल हम इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली पीएनएल में चले जाएगा। मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा, या तो आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पर दिखा सकते हो। रिव्यू में जाकर अनप्रोटेक्ट करोगे तो डायरेक्टली भी आप दिखा सकते हो। अब जो डिटेल हमने इंटर किया वो तो ठीक है, लेकिन मान लो कुछ ऐसा एक्सपेंसेस होता है जो कि बहुत छोटे अमाउंट का होता है और अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग नेचर के होते हैं, तो उन सबको मिलाकर आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस में इंटर कर सकते हो। टोटल अमाउंट पूरे साल भर का आप इंटर कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पीएनएल में एक और इम्पॉर्टेंट आइटम है डिप्रिशिएशन। जो भी हमारे पास असेट्स होता है उस पर हम डिप्रिशिएशन क्लेम कर सकते हैं। हमारे केस में देखिए डिप्रिशिएशन ऑटोमेटिकली आ गया है क्योंकि हमने एक अलग से शीट बनाया हुआ है जहां पर आपको डिप्रिशिएशन का चार्ट मिल जाता है। यहां पर जो भी असेट्स आपके पास हैं, जैसे कि देखिए लैपटॉप एंड पीसी आपके पास है, मोबाइल टैबलेट होता है, या कोई गाड़ी है जो आप बिजनेस में यूज़ करते हो, या फर्नीचर्स आपके ऑफिस में है, तो जिस तरीके का भी असेट्स आपके पास है उसको आप यहाँ पर मेंशन कर दो। फिर उसका रेट आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। रेट बहुत ही आसानी से मिल जाता है, टैक्स वेबसाइट पर आसानी से पता चल जाता है। उसके बाद ओपनिंग WDV यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी असेट्स आप यहाँ पर इंटर करोगे जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, मतलब 1 अप्रैल को, तो उसका वैल्यू उस समय क्या रहा होगा वो आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। मान लो हमारे केस में एक मोबाइल है, तो अगर 1 अप्रैल को मैं वो मोबाइल बेचता तो उसका कितना पैसा आता, वही ओपनिंग वैल्यू होता है, तो उसको आप यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। बट इन केस अगर आपने ऑलरेडी पिछले साल डिप्रिशिएशन निकाला हुआ था तो पिछले साल का जो क्लोजिंग वैल्यू होगा वो आप यहाँ पर इंटर करना। उसके बाद देखिए, मान लीजिए कि आपके पास ऑलरेडी लैपटॉप एंड पीसी पहले से था और इस साल भी आपने लैपटॉप परचेस किया या कोई पार्ट परचेस किया, तो परचेस डेट डालिए और उसका अमाउंट इंटर कर दीजिए। ये जो शीट है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा कि कितने दिन आपने यूज किया और कितना डिप्रिशिएशन लगना चाहिए, तो इस हिसाब से डिटेल आप इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद सेल का अमाउंट भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। मान लो कि कोई असेट्स था जिसको आपने सेल कर दिया, तो उसका अमाउंट इंटर करोगे तो वो माइनस हो जाएगा। अब डिटेल इंटर कर दोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर असेट्स का वैल्यू आ गया, डिप्रिशिएशन आ गया और क्लोजिंग वैल्यू भी आ गया, मतलब साल के आखिरी दिन में असेट्स का वैल्यू कितना है। और नीचे आओगे तो यहाँ पर टोटल अमाउंट आपको दिख जाता है। जैसे कि हमारे केस में टोटल डिप्रिशिएशन ये है, ये ऑटोमेटिकली चले जाएगा आपके पीएनएल में। ठीक है, आपके पीएनएल में देखिए ऑटोमेटिक आ गया है, आपको कुछ करना नहीं है। बाकी जो बैलेंस है, ये क्लोजिंग वैल्यू, ये हमें बैलेंस शीट में दिखाना है। बैलेंस शीट में ऑटोमेटिक नहीं जाएगा, आप मैनुअल भर दीजिएगा। क्यों ऑटोमेटिक नहीं जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सा असेट्स आपके पास है, कौन सा नहीं है, तो इसको बाद में भर देंगे। फिलहाल हम पीएनएल में जाते हैं, तो यहाँ पर सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ। डिप्रिशिएशन भी हमारा ऑटोमेटिकली आ गया है। नीचे देखिए यहाँ पर हमारा प्रॉफिट है। अब ये जो प्रॉफिट है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर लॉस होगा तो भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। बैलेंस शीट ओपन करेंगे। अब बैलेंस शीट ओपन करेंगे तो देखिए प्रॉफिट यहाँ पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गया है। अब बैलेंस शीट ओपन करोगे तो यहाँ पर भी आपको देख लेना है कि बिजनेस का नाम है और आखिरी दिन यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद नीचे आना है, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग कैपिटल आपको इंटर करना है। अब ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप जो पैसा लगाते हो, जो पैसा इन्वेस्ट करते हो बिजनेस में, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। अब मान लो 5 लाख रुपया आपने बिजनेस में लगाया, उस 5 लाख रुपए से ऑफिस रेंट पर लेने के लिए डिपॉजिट दिया, सामान खरीदा ताकि उसको बेच पाओ, फिर थोड़ा सा फर्नीचर वगैरह आपने खरीदा, तो इस तरीके से आपका कैपिटल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अगर आप पहले साल में अपना फाइनल अकाउंट बना रहे हो तो कितना पैसा आपने लगाया हुआ है ये आप मेंशन करना। बट इनकेस मान लो दूसरे साल में आप अपना बना रहे हो तो उसका मैथ्स चेंज हो जाता है। जो भी आपका कैपिटल था उसमें आपका जो प्रॉफिट है वो ऐड हो जाएगा, और अगर इनकेस कुछ लॉस हुआ है सालों में तो वो आपके कैपिटल से माइनस हो जाएगा। मतलब 5 लाख रुपया आपने लगाया और पूरे साल भर में आपने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो आपका कैपिटल आखिरी दिन में 7 लाख हो गया। तो जब नया साल आएगा तो वही 7 लाख रुपया आपका ओपनिंग कैपिटल होगा।
बट मान लो कि पिछले सालों में आपका लॉस हुआ है, मतलब 5 लाख आपने लगाया लेकिन 2 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो अब आपका कैपिटल सिर्फ 3 लाख बचा हुआ है आखिरी दिन में, और वही लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ओपनिंग डे में, तो उसको हम ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मान लेते कि हमारे केस में 8 लाख रुपए का कैपिटल था। अब इस साल तो देखिए हमें प्रॉफिट हुआ है, तो आपके कैपिटल में प्रॉफिट जो है ऐड हो जाएगा। उसके बाद देखिए पर्सनल इनकम और पर्सनल ड्राइंग हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसको आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। फिलहाल के लिए देखिए यहाँ पर फिक्स असेट्स है, तो जो अभी डिप्रिसिएशन चार्ट हमने भरा हुआ था उसमें जो क्लोजिंग अमाउंट बचा हुआ है, डिप्रिसिएशन चार्ट में गए, ये जो क्लोजिंग अमाउंट बचा हुआ है साल के आखिरी दिन में हमारे असेट्स की ये वैल्यू है, इसको हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे। सबसे पहले लैपटॉप एंड पीसी है, उसके बाद मोबाइल एंड टैबलेट है, उसके बाद व्हीकल तो हमने रखा नहीं है, फर्नीचर एंड फिक्सचर है। जितना असेट्स था हमने दिखा दिया। आपके केस में दूसरा कोई असेट्स होगा तो उस हिसाब से आप दिखा देना, ठीक है। हमने डिटेल भर दिया असेट्स का। उसके बाद अब नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि इनका हमने अलग से शीट बनाया हुआ है। इनकेस आपको लगता कि नहीं शीट वगैरह नहीं भरना, यहाँ पर ही दिखा देता हूँ डायरेक्टली, तो आप रिव्यू में जाकर अनप्रोटेक्ट करना, जिस भी ऑप्शन के आगे आपको मैनुअल एंट्री करना वहां पर डायरेक्टली आप कर दीजिएगा, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। बट इनकेस मान लो आपको प्रॉपर तरीके से करना है, जो शीट दिया गया है वहां पर डिटेल इंटर करना है, तो कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लोन फंड है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का, तो यहाँ पर देखिए लोन बैलेंसेज है, इसमें जाओ, यहाँ पर अपने लोन का डिटेल आप इंटर कर दो। सबसे पहले सिक्योर्ड लोन का है, फिर अनसिक्योर्ड लोन का भी है, तो मैं एक एक एंट्री दोनों में करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो बैलेंस शीट में कुछ नहीं दिख रहा है, फिर दिखने लगेगा। पहले लेंडर का नाम आपको लिख देना है, फिर लोन टाइप क्या है, लोन अकाउंट नंबर कुछ होगा तो इंटर कर देना। ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ पर दिखाना है जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, मान लो 9 लाख रुपए था। टोटल ईएमआई हमने पूरे साल भर में कितना पे किया, फिर जो ईएमआई पे किया उसमें प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना है। ऐसे डेमो के लिए अमाउंट इंटर कर देते हैं, 90 प्रिंसिपल और 150 इंटरेस्ट। तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर हमें दिख रहा है। अब आप जाओगे देखिए बैलेंस शीट में, तो सिक्योर्ड लोन में देखिए जो क्लोजिंग बैलेंस है ऑटोमेटिकली आ गया है। और जब पीएनएल में जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरेस्ट ऑन लोन भी हमें यहाँ पर दिख रहा है। ध्यान देना है, जब ये वाला डिटेल भरोगे तो ऐसे लोन को आप यहाँ पर इंटर करना जो बिजनेस से रिलेटेड है। पर्सनल लोन का अमाउंट आपको इंटर नहीं करना है, वो ड्राइंग में आ जाता है। उसके अलावा मान लो कोई दूसरा बिजनेस लोन लिया हुआ है, पर्सनल लोन बिजनेस के लिए, तो इस तरीके से एक डेमो एंट्री और हमने कर दिया। जो बैलेंस बचा हुआ है ये चले आएगा बैलेंस शीट में, ये देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। और पीएनएल में जाओगे तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी यहाँ पर अब बढ़ गया है, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ गया। जिससे क्या हुआ, आपका जो प्रॉफिट था वो अब और कम हो गया है। अब बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है वो और कम हो गया है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। तो इस तरीके से भी आप डिटेल इंटर कर सकते हो। जो भी मैंने यहाँ पर इंटर किया हुआ है आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे नहीं होम लोन तो मैं पर्सनल में ही भरता हूँ, तो आपको अगर नहीं दिखाना है तो नहीं दिखा सकते। फिर होम लोन का जो आप ईएमआई पे करते हो इसको आप पर्सनल ट्रांजैक्शन में भी दिखा सकते हो। यहाँ पर जैसे LIC पे किया हुआ है, ड्राइंग पे किया हुआ है, तो होम लोन का EMI पे किया हुआ है वो करके भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई पर्सनल कार लिया हुआ है तो उसका EMI आप यहाँ पर दिखा सकते हो। तो क्या होगा, आपके बिजनेस से पैसा निकल रहा है अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए, ठीक है, लेकिन बिजनेस से रिलेटेड है तो यहाँ पर दिखा दो। तो क्या होगा कि आपके पीएनएल में इंटरेस्ट का अमाउंट चले जाएगा और बैलेंस शीट में ये वाला अमाउंट चले जाएगा। मान लेते हैं हमारे केस में नहीं है, एक ही है अनसिक्योर्ड, तो हमने इसको हटा दिया, ठीक है, एक ही रखते हैं। तो बैलेंस शीट में देखिए लोन फंड का यहाँ पर डिटेल ऑटोमेटिकली आ गया है। उसके बाद देखिए अब इन्वेस्टमेंट का भी हमने चार्ट बनाया हुआ है। ये देखिए इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ डिटेल इंटर करना है। मान लो कि आपने कोई FD किया हुआ है, जैसे कि हमारे केस में देखिए FD हमने दिखाया हुआ है HDFC बैंक में 2 लाख का, और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, लिख दीजिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो जो भी आप लिखोगे ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शॉर्ट टर्म हमने लिखा तो शॉर्ट टर्म में दिख रहा है। मान लो कि इसको हम लॉन्ग टर्म कर देते, ठीक है, इस तरीके से, तो अब देखोगे लॉन्ग टर्म में 2 लाख चले गया, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, म्यूचुअल फंड है, जो भी होगा, कहीं कहीं पर ड्रॉप डाउन आपको दिख जाएगा। ये जो ड्रॉप डाउन नहीं दिख रहा है इसका भी ड्रॉप डाउन हम बना देंगे, तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। जैसे एक एंट्री करके दिखा देता हूँ, रिलायंस का हमारे पास स्टॉक है, कितना आखिरी दिन में क्लोजिंग वैल्यू है, मान लो इतना है, ठीक है। अब ये लॉन्ग टर्म हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, तो लॉन्ग टर्म में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगा 2 लाख FD का और 298,500 अभी जो रिलायंस का हमने डाला वो, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी फिलहाल हम इसको हटा देते हैं।
तो इस तरीके से आप डिटेल इंटर कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका रिकॉर्ड भी रहेगा, फ्यूचर में आपने जो भी ट्रांजैक्शन दिखाया हुआ है, क्यों दिखाया हुआ है, तो उसका डिटेल में यहाँ पर आपके पास रिकॉर्ड भी रहेगा। उसके बाद देखिए बैलेंस शीट में फिर जाओगे तो अब यहाँ नीचे करंट लायबिलिटी आप इंटर कर सकते हो। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, मान लो जो आपने परचेस किया हुआ है और उसका कुछ पैसा देना आपको अभी बचा हुआ है, बैलेंस है, तो उसका अमाउंट साल के आखिरी दिन में कितना है वो आप यहाँ पर दिखा दो। मान लो 1,25,000 बचा हुआ है जो हमें देना था, लेकिन साल के आखिरी दिन तक हम दे नहीं पाए, तो वो हमने मेंशन कर दिया। कोई बिल पेबल था लेकिन साल के आखिरी दिन तक आप दे नहीं पाए, तो वो अमाउंट मेंशन कर दो। मान लो लाइट बिल ही था 2600 रुपया, साल के आखिरी दिन तक हमने पे नहीं किया। कोई दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हम कुछ खाना पीना मंगाते हैं कहीं से, चाय वगैरह का होता है, या दूसरा कोई भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम मंथली बेसिस पर रखते हैं, तो वो साल खत्म होने के बाद या महीना खत्म होने के बाद देते हैं। तो जो आउटस्टैंडिंग होगा वो आप यहाँ पर बता देना। हम यहाँ पर डेमो अमाउंट इंटर कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा अमाउंट इंटर करिएगा जो रिलेवेंट हो, ठीक है। कुछ एडवांस अगर आपने कस्टमर को दिया हुआ है अपने पास से तो वो आप दिखा सकते हो। बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो आप दिखा सकते हो। टैक्स कुछ पेबल है, लायबिलिटी है, तो वो आप दिखा सकते हो। दूसरा कोई लायबिलिटी होगा, मतलब जहां पर आपको पैसा देना है लेकिन आपने दिया नहीं, तो वो अमाउंट आप यहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है। अब ये साइड तो हो गया। अब इस साइड में आएंगे तो करंट असेट्स है। क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली आ गया है। अब सन्ड्री डेटर, डेटर का मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जिसको आपने माल बेचा हुआ है और उसको पैसा देना है अब, लेकिन उसने दिया नहीं है, तो साल के आखिरी दिन में कितना पैसा आपको पार्टी के पास से आना था। ध्यान देना, जो पैसा उन्होंने दे दिया हुआ है उसको काउंट नहीं करना। मान लो कि आपने 50 लाख का सेल किया, जिसमें से 47 लाख का अमाउंट आपको मिल गया, लेकिन 3 लाख ऐसा था जो कि साल खत्म होते तक भी नहीं मिला था, तो उस 3 लाख को आप दिखा दो। फ्यूचर में मिलेगा ये तो हमको पता है, लेकिन उस दिन तक नहीं मिला था, तो रिकॉर्ड के लिए आपको दिखा देना है। देखिए ये डिटेल जो होता है सबके पास होता है कि हाँ इस पार्टी से इतना पैसा हमें आना है, और क्रेडिटर का डिटेल भी सबके पास होता है कि हाँ इस पार्टी को हमें इतना पैसा देना है। उसके बाद कोई बिल रिसीवेबल है तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने एडवांस में पैसा दे दिया एक्सपेंसेस के लिए कि हाँ ये काम मेरा कर देना, अभी एडवांस दे देता हूँ, तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। बहुत बार होता है, देखिए आप डिपॉजिट देते हो, कोई रेंट पर प्रॉपर्टी ले रहे हो, डिपॉजिट देते हो, तो उसका डिपॉजिट भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो। तो यहाँ पर आपको डिपॉजिट मेंशन कर देना है इस तरीके से। उसके बाद आपने सप्लायर को कुछ एडवांस दिया हुआ है। अब सप्लायर कौन है यहाँ पर, जिससे आप माल परचेस करते हो। कभी कभी क्या होता है कि हमने एडवांस दे दिया उसको कि हाँ इतना इतना माल हमको चाहिए, ये पैसा एडवांस में ले लो, तो वो एडवांस आप दिखा सकते हो। जब आप अपने सप्लायर को एडवांस देते हो तो वो असेट्स है, बट मान लो कि आपको किसी ने एडवांस दिया हुआ है तो वो लायबिलिटी होगा, ठीक है। ये देखिए एडवांस फ्रॉम कस्टमर, तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो। अब एक जरूरी बात याद रखना, एडवांस लिया है या दिया है, जिस प्रोडक्ट के लिए या जिस सर्विस के लिए एडवांस लिया है, अगर उसको आपने कंप्लीट कर दिया हुआ है तब आपको यहाँ एडवांस नहीं दिखाना है। लेकिन साल खत्म हो गया, आखिरी दिन तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तब एडवांस आपको दिखाना है। हम मान लेते हैं हमारे केस में हमने सप्लायर को एडवांस दिया था 50,000 का, ठीक है। कोई टैक्स अथॉरिटी के पास जैसे कि रिफंड आ रहा है आपको, तो वो सब आप यहाँ पर दिखा सकते हो। बैंक बैलेंस जो होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। आप चाहो तो मैनुअल एंट्री कर सकते हो, अदरवाइज हमने यहाँ पर देखिए बैंक बैलेंस बनाया हुआ है, ठीक है। कितना बैंक है आपका, सेविंग अकाउंट नंबर आप इंटर कर सकते हो, सेविंग है या करंट है, और क्लोजिंग बैलेंस मतलब 31 मार्च के दिन में क्या बैलेंस था वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो ऑटोमेटिकली डिटेल यहाँ पर बैलेंस शीट में आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि हमारे केस में आ गया। उसके बाद जो कैश आपके हाथ में था साल के आखिरी दिन में, वो अमाउंट आप मेंशन कर दो। अब कैश कितना दिन था आखिरी दिन में, मोस्ट ऑफ द केसेज में आपको पता नहीं चलेगा या याद नहीं होगा, तो अभी मैं बताऊंगा कैसे कर लेना। थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको करके यहाँ पर एंट्री कर देना है। पहले सारा डिटेल भर लो। तो सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है अपने हिसाब से, डेमो का अमाउंट हमने यहाँ पर इंटर कर दिया हुआ है। अब नीचे देखोगे तो 1,46,000 का डिफरेंस आ रहा है। नीचे के जो अमाउंट है मैच होने चाहिए, लेकिन हमारा मैच नहीं हो रहा है, इतना डिफरेंस है। कोई करंट असेट्स होगा जो कि अदर्स में आ रहा है, तो अमाउंट आप इंटर कर सकते हो। मान लो हमारे पास 24,500 का है, ठीक है, वो हमने इंटर कर दिया। अब जो बैलेंस बचा हुआ 1,22,000, आप चाहो तो इसको कैश इन हैंड में दिखा सकते हो। तो ये रिवर्स एंट्री हमने यहाँ पर किया हुआ है, बट सारा डिटेल अगर आप सही तरीके से भर दोगे तो आखिरी में जो एरर है वो मिनिमम हो जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। मान लो कि आपका कोई बिजनेस है ही नहीं जिसमें कैश आ रहा है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन आपका रिकॉर्डेड है आपके बैंक स्टेटमेंट में, और तब फाइनल अकाउंट बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ, ये जो हमारा पर्सनल
इनकम, ये पर्सनल ड्राइंग था, ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बैलेंस शीट में। ये पर्सनल ट्रांजैक्शन का हमने इस तरीके से बॉक्स बनाया हुआ है। अब मान लो कुछ ऐसा इनकम हमें आ रहा है, जैसे कि मान लो कहीं जॉब कर रहे हैं तो सैलरी भी आ रहा है, कैपिटल गेन हो रहा है, या दूसरा कुछ भी इनकम हमें आ रहा है, बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, पर्सनल लेवल पे आ रहा है। तो मोस्टली क्या होता है, स्मॉल बिजनेस है, हमारे पास क्या होता है, पैसा आ रहा है वो यूज हो रहा है, पैसा आ रहा है वो यूज हो रहा है। तो हमारा जो पर्सनल इनकम हमारे पास आया हुआ है, इसको हम एज ए कैपिटल ही दिखा देंगे बैलेंस शीट में, तो रिकॉर्ड भी रह जाएगा। ठीक है, ये देखिए पर्सनल इनकम दिखा दिया तो कैपिटल में ऐड हो गया। अब ऐड पर्सनल इनकम का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि हमने अपने कैपिटल में और इतना अमाउंट ऐड किया इस साल में, और उसके साथ ही साथ कुछ पैसा हम निकालते भी हैं। मान लो LIC के लिए हमने निकाला, फिर ड्राइंग के लिए निकाला, ड्राइंग मतलब कोई पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, इस तरीके से EMI पे किया तो वहाँ का अमाउंट इंटर कर सकते हो। इस तरीके से डेमो के लिए अमाउंट डाल रहा हूँ, अदरवाइज आप बोलोगे वहाँ पर अलग डाला यहाँ पर अलग, सिर्फ डेमो के लिए डाल रहा हूँ। तो इस तरीके से अमाउंट आप इंटर कर सकते हो। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा जो इनकम आया उसको तो हमने कैपिटल में दिखा दिया कि हमारी कैपिटल में एडिशन हो गया, लेकिन जो ड्राइंग हमने किया पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे कैपिटल से इतना पैसा हमने निकाला भी है। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा स्मॉल बिजनेस है, अलग से तो हम चीज़ों को मेंटेन नहीं करते हैं। तो इसमें इस तरीके से एडजस्टमेंट करोगे तो उसका रिकॉर्ड भी आपके पास रहेगा कि हाँ बिजनेस में कितना हमारा पर्सनल पैसा आया है और कितना पर्सनल काम के लिए हमने पैसा निकाला हुआ है। अब पर्सनल इनकम और पर्सनल एक्सपेंसेस का डिटेल आप इंटर कर दो बैलेंस शीट में, और साथ ही साथ जो दूसरे ऑप्शन थे उनका डिटेल आप इंटर कर दो। तो उसके बाद आप अपने कैश का एडजस्टमेंट करना, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया हुआ था, वो एकदम आखिरी में करना। तो इस तरीके से फाइनल अकाउंट हमने बना दिया, ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया, P&L बनाया, बैलेंस शीट बना दिया। उसके बाद डिप्रिसिएशन चार्ट हमने बना दिया, इन्वेस्टमेंट हमने बना दिया, बैंक बैलेंस, लोन बैलेंस। तो पूरा अमाउंट जब हमने भर दिया तो इस तरीके से हमारा जो बैलेंस शीट था वो टैली हो गया है। अब मेन पार्ट हमने भर दिया हुआ है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको बनाना है जिसको हम कहते हैं कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन बहुत ही सिंपल है। इसमें अभी जो आपने फाइनल अकाउंट बनाया हुआ है उसका हेल्प लेना है, और जो ITR फॉर्म आप भरोगे उसका हेल्प लेना है। फाइनल अकाउंट की मदद से आप इनकम वगैरह दिखा सकते हो, और जो ITR भरोगे तो वहां पर जो कंप्यूटेशन है उसको दिखा सकते हो। अब देखिए कंप्यूटेशन को हमने पूरी तरीके से भर दिया हुआ है, इस तरीके से आपको दिख जाएगा। सबसे पहले तो ऊपर देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने भर दिया हुआ है, डेमो डेटा यहाँ पर हमने इंटर किया हुआ है, इस तरीके से आप भी भर सकते हो। उसके बाद आपको एकदम नीचे आना है, और सबसे पहले यहाँ पर आपको हेड वाइज ब्रेकअप इंटर करना है। जैसे कि हमने सैलरी दिखाया है, हमारे केस में देखिए पर्सनल ट्रांजैक्शन में सैलरी था, कैपिटल गेन था, इंटरेस्ट इनकम था, तो इसको हमने कंप्यूटेशन में दिखा दिया हुआ है, सैलरी दिखा दिया। उसके बाद बिजनेस इनकम दिखाया हुआ है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है, डिप्रिसिएशन जो कि हमारे डिप्रिसिएशन चार्ट से आया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाया है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इंटरेस्ट हमने दिखा दिया, और साथ ही साथ डिडक्शन भी हमने दिखाया हुआ है LIC पेड का। तो जो भी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप भर दीजिएगा। हमारे केस में रेंटल इनकम नहीं है तो इसको हटा देते हैं, लेकिन आपके केस में होगा तो इंटर कर दीजिएगा। ठीक है, डिटेल इंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगा। जब यहाँ पर डिटेल इंटर हो जाए और जो आपका फाइनल अमाउंट आ जाए, इसको ही आपको ऊपर इंटर करना है। जैसे सैलरी है 75,000 बचा है, तो ऊपर जाओगे तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी में 75,000 आपको डाल देना है। हाउस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस में भी आप देखोगे तो यहाँ पर इतना अमाउंट है, ये हम इंटर कर देंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है 6,000 और 5,000 अदर सोर्स है, तो ये सब हमने ऊपर इंटर कर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से अब ग्रॉस टोटल इनकम आ गया है। जो डिडक्शन है, अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हो या न्यू टैक्स सिस्टम, उस हिसाब से यहाँ पर डिडक्शन आप दिखा सकते हो या छोड़ भी सकते हो। कोई एग्जेम्प्ट इनकम है या स्पेशल टैक्स वाला इनकम है तो उसको पहले आप हटा दीजिएगा, क्योंकि इसका अलग से कैलकुलेशन होता है। और अगर एग्जेम्प्ट होगा तो ये तो इंक्लूड ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारे केस में 6,000, ये एग्जेम्प्ट है, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, तो इसको हटा देंगे। अब नीचे आएंगे तो ये नॉर्मल टैक्स रेट वाला इनकम है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब टैक्स का कैलकुलेशन आपको अपने ITR फॉर्म से देखकर भरना है ताकि बिल्कुल सही आ जाए, क्योंकि यही डेटा हमें फ्यूचर में बैंक वगैरह में देना पड़ेगा, तो सही तरीके से कैलकुलेशन भी होना चाहिए। अब ITR फॉर्म में जिस भी टैक्स रिज्मे का आपने इस्तेमाल किया होगा उस हिसाब से कैलकुलेशन आपको यहाँ पर भरना है। अब कुछ अगर जरूरत हो तो यहाँ पर आप एडिशनल लाइन वगैरह ऐड कर सकते हो, जरूरत ना हो तो डिलीट भी कर सकते हो। जैसे मान लो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की हमें जरूरत नहीं है तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो फिलहाल इस पार्ट में हमने देखा कि फाइनल अकाउंट किस तरीके से बनाया जा सकता है। अब दूसरे पार्ट में इसी फाइनल अकाउंट का इस्तेमाल करके ITR 3 किस तरीके से भर सकते हैं और थर्ड पार्ट में ITR 4 कैसे भर सकते हैं वो भी दिखाऊंगा।
2-3 दिन में आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, या तो स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है, क्लिक करके चेकआउट कर लो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, धन्यवाद।